हेलो नमस्कार साथियों, सो एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी प्लांट हार्मोन की सीरीज को। प्रीवियस एक क्लास के माध्यम से हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है यहाँ पर देखी थी। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिब्रेलिन, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो हमारे पास रहता है। आगे बढ़ते हैं क्लास में और बात करेंगे इसकी डिस्कवरी से। देखिए, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इन्वॉल्व थे। जैसे हमने ऑक्सीजन की डिस्कवरी में देखी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जो है यहाँ पर पाया कि ऑक्सीजन कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो पौधे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर जो है जिब्रेलिन की भी डिस्कवरी की गई और यहाँ पर भी एक ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स से जो है यहाँ पर जिब्रेलिन को डिस्कवर करने की जो है यहाँ पर काफी सारी कोशिशें की। यानी कि ऐसा नहीं कि जिब्रेलिन को पहले से पता था कि जिब्रेलिन है, इसको खोजना है, नहीं। यहाँ पर जनरली जो है ग्रोथ प्रमोटिंग और भी हार्मोन कर सकते हैं, इस ही खोज में जो है यहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। और यहाँ पर कुछ एक तरह से बीमारियां देखी गई पौधे में जो अजीबोगरीब उस पर सिम्टम जो है ले आती थी। पौधे काफी ज्यादा लंबाई जो है यहाँ पर ले जा रहे थे, जनरल जितनी उनकी लंबाई होती है, सामान्य तौर पे जितनी जो है फसल की लंबाई होती है। तो यहीं से जो है अगर देखा जाए तो इसके बारे में और ज्यादा फिर डिस्कवरीज होना शुरू हुई। अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ पर देखें, देखिए सबसे पहले तो मेंशन किया रहता है कि जो जिब्रेलिन है इसको एक फंगस से आइसोलेट किया गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, आइसोलेट इसको एक फंगस से किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? कुरोसावा के द्वारा किया गया था 1926 में। बट 1926 में क्या इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि सिर्फ यहीं से शुरू नहीं हुए, इससे पहले से ही जो है बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व थे ऐसी डिस्कवरीज में। बट फाइनली जो आइसोलेशन की गई वो की गई कुरोसावा के द्वारा, इसलिए इनका नाम जो है यहाँ पर एज अ डिस्कवर और इन्वेंटर के रूप में लिया जाता है जब भी जिब्रेलिन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है डिस्कवरी से संबंधित, तो यही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास बनते हैं। कौन से कि जो जिब्रेलिन है इसको एक फंगस, जिस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये फंगस जो है धान में यानी कि राइस में एक डिजीज कॉज करता है, जिस डिजीज का नाम है बकाने और फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस। अब नॉर्मल जो राइस की सीडलिंग होती है, मान लीजिए अगर इस हाइट के जो है हमारे पास यहाँ पर राइस के पौधे हैं, ठीक है, ये अगर हम देखें इस हाइट के सारे जो पौधे हमारे पास इस हाइट के हैं, ठीक है, ये राइस की प्लांट है और ये इस हाइट के हैं जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें। ठीक है, बट कहीं पर इन्होंने क्या पाया कि एक या दो चार कुछ सीडलिंग इन्होंने ऐसी पाई जो इस तरह की थी, यानी कि उनकी हाइट काफी ज्यादा नॉर्मल प्लांट से काफी ज्यादा थी, उनमें नंबर ऑफ सीड कम थे और देखा जाए तो उसका जो स्टेम था इससे जो है वो वीक था, कमजोर था। तो इसी को क्या कहा गया? इसी को फूलिश सीडलिंग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? फूलिश सीडलिंग या बकाने सीडलिंग ऑफ राइस कहा गया। जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा जो है इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इसको अलग किया, इसके इस रीजन को पता करने की कोशिश की कि क्यों नॉर्मल प्लांट जो वैरायटी ये है उसके प्लांट की नॉर्मल जो हाइट है उससे ज्यादा इसकी हाइट कैसे हो रही है। ये जो प्लांट है इसकी स्टेम लेंथ इंक्रीज हो गई है, काफी ज्यादा एलोंगेट हो गई है, और वहीं पर देखा जाए तो कमजोर सी हो गई, यानी कि लंबाई तो बढ़ गई है, मोटाई इसकी नहीं बढ़ पाई है, स्ट्रेंथ इसके जितनी नहीं है जितने इन नॉर्मल प्लांट्स की है। तो यहीं से फिर जो है ये डिस्कवरी शुरू हुई थी। ठीक है, इसको आइसोलेट करने की डिस्कवरी शुरू हुई थी। बाकी इससे संबंधित पहले भी ये चीजें नोट कर ली गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो इंक्रीज हो रहा है ये किसी ना किसी फैक्टर के कारण तो जरूर यहाँ पर हो रहा है, तो पहले भी इससे में डिस्कवरी हुई थी। अभी हम कंप्लीट उस क्रोनोलॉजी को भी यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, जो ये कुरुसावा है इन्होंने 1926 में ये आइसोलेशन यहाँ से की, इन्होंने इस फंगस को निकाला। इन्होंने देखा ये जो डिजीज हो रही है एक फंगस के कारण हो रही है, जिस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस फंगस को इन्होंने इससे आइसोलेट किया, अलग किया लेबोरेटरी कंडीशन में, और फिर इन्होंने पाया कि ये जो फंगस है इससे एक ऐसा ये एक टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, या इनसे एक ऐसा ये सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जो इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है। यानी कि बकाने फूली सीडलिंग जो डिजीज रहती है राइस में, उसकी सीडलिंग से यहाँ पर इन्होंने आइसोलेट किया, ये जानने की कोशिश की कि क्यों जो है नॉर्मल प्लांट से ज्यादा इसकी हाइट बढ़ गई। तो इन्होंने पाया कि ये जो फंगस है इस फंगस के द्वारा जो है एक ये सब्सटेंस रिलीज किया गया है, एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज किया गया है जो इस तरह से प्रमोशन यहाँ पर हाइट की कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो सीडलिंग थी ये टॉल होती थी, थिन होती थी, काफी कमजोर होती थी और पेल येलो कलर की होती थी। ठीक है,
ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जो यहाँ पर आइसोलेट किया गया उसको नाम दिया गया जिब्रेलिन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इस टॉक्सिन का नाम, एक तरह से टॉक्सिन हम कह सकते हैं, फंगस इसको प्रोड्यूस कर रहा है बट प्लांट के लिए एक प्रमोटर का काम कर रहा है। तो एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा एक सब्सटेंस यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम कर रहा है। जब उस सब्सटेंस को इस फंगस से अलग किया गया तो उसको अलग से नाम दिया गया जिब्रेलिन। ठीक है, तो ये रहता हमारे पास जनरल प्रीव्यू और ज्यादातर जो क्वेश्चन है इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। आगे अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ जिब्रेलिन कैसे होता है, यानी कि पौधे में कैसे जो है जिब्रेलिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे देखिए जिब्रेलिन जो है ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, उनके द्वारा जो है ये स्थानांतरित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मूविंग दी फ्लोएम अलोंग विद द कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट। जैसे देखिए फ्लोएम में फूड सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, फैट, जो भी फूड सब्सटेंसेस है वो ट्रांसलोकेट होते हैं, तो उसी के साथ साथ जो है ये जिब्रेलिन भी ट्रांसलोकेट होता है। ठीक है, अगर बात की जाए ट्रांसलोकेशन की तो जाइलम के थ्रू ये ट्रांसलोकेट होगा, और देखा जाए तो लेटरल मूवमेंट्स जो इसकी होती है, यानी कि पौधों के जो ब्रांचेस होगी, तने हो गए, इसके अलावा देखा जाए तो जो सब ब्रांचेस होती है, छोटी टहनियां होती हैं, उन तक ये कैसे पहुंचता है, तो जाइलम के थ्रू जो है उन तक ये पहुंचता है, लेटरल मूवमेंट जाइलम के थ्रू इसकी होती है। ठीक है, इसके बाद आपने ध्यान देना यहाँ पर इसकी जो मूवमेंट है वो नॉन पोलर मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिकली जो है एक पोल से दूसरे पोल तक आता है, जैसे हमने बात की थी ऑक्सिन में। ऑक्सिन में क्या होता था, ऑक्सिन में होता था पोलर मूवमेंट, यानी कि वो टिप वाले पोर्शन से जो है अदर पोर्शन में जाता था जहां पर उसकी जरूरत है, यानी कि वो एक तरह से पोलर मूवमेंट करता था। बट यहाँ पर नॉन पोलर मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि ऑक्सिन से अपोजिट जो है इसकी ट्रांसलोकेशन यहाँ पर होती है, यानी कि जिस एरिया में ये बनता है तो हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग एरियाज में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और वहां से देखा जाए तो सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ एक ही लोकेशन तक नहीं जाता, ये हर एक लोकेशन तक जाता है। ये टिप्स तक भी जाएगा, ये फ्रूट में भी जाएगा, ये सीड में भी जाएगा, ये ब्रांचेस में भी जाएगा, ये लेटरल ग्रोथ्स जो रहती है उनमें भी जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखिए इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ध्यान देना यहाँ पर क्रोनोलॉजी हम यहाँ पर समझेंगे कंप्लीट डिस्कवरी की, कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर शुरुआत हुई जिब्रेलिन की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले 1898 से देखिए होराई साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले वो बिकाने सीडलिंग जो हमने बात की थी अभी, जिससे कुरोसावा ने फिर आइसोलेट किया था, सबसे पहले उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया था 1898 में होराई ने। बट वो इतना ही कंक्लूड यहाँ पर कर पाए थे, वो इतना ही पता कर पाए थे कि ये जो डिजीज हो रही है, ठीक है, इस बीमारी का ही जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो जो है इसको क्या कर दे रहा है, इसकी ग्रोथ को बढ़ा दे रहा है, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये बताया कि ये जो बीमारी है और बीमारी का जो पैथोजन है, ये पैथोजन ही एक तरह का रीजन है कि यहाँ पर जो हाइट है उस पौधे की वो इंक्रीज हो जा रही है। यानी कि इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि फंगस कोई एक केमिकल रिलीज कर रहा है या एक कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने सीधा सा कहा कि वो जो बीमारी का फंगस है वो इसका रीजन है। ठीक है, इसके बाद 1912 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सवादा साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि ये जो एक तरह से डिजीज है, ठीक है, ये जो डिजीज है ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस सेक्रेट करती है, यानी कि इस बीमारी में पौधे में कोई ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जो है यहाँ पर सेक्रेट होता है, और वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जो है कोई फंगस है, जो फंगस उसको कॉज कर रहा है वही फंगस सेक्रेट कर रहा है, यानी कि और पास में पहुंचे। इन्होंने कहा कि बीमारी जो हो रही है वो पैथोजन के कारण वो हाइट बढ़ी है, इन्होंने ये कहा कि वो जो फंगल पैथोजन है वो कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो और पास पहुंचते गए। इसके बाद जो है 1926 में जो कुरोसावा थे जापानीज साइंटिस्ट, अब इनको कंप्लीट इसके बारे में जानकारी होगी, तो इन्होंने क्या कर लिया, उसी सब्सटेंस को जो है यहाँ पर आइसोलेट किया, जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस था, ठीक है, उससे उस सब्सटेंस को आइसोलेट किया और उसको नाम दिया जिब्रेलिन। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम जो है ज्यादातर यहाँ पर लिया जाता है जब भी जिब्रेलिन की बात की जाती है। क्लियर है। इसके बाद 1931 में देखिए वॉलन वेबर के द्वारा फर्दर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते रहे, इन्होंने दूसरे भी कुछ फंगस पाए जैसे फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें जो एक तरह से देखा जाए तो मेल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तरह का ऐसा फंगस फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। ठीक है, ये जो है एक तरह से एसेक्सुअल और इम्परफेक्ट फंजाई की कैटेगरी का जो है एक फंगस है अगर देखा जाए। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो है आपका जिब्रेला फ्यूजिकोराई की ही एक तरह की क्या है स्पेसिफिक स्टेज जो है यहाँ पर कहलाती है, यानी कि एसेक्सुअल जो स्टेज होती है जिब्रेला फ्यूजिकोराई की फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी।
ठीक है? तो ये जो है एक स्टेज है इनकी, तो इसके बारे में इन्होंने जो है यहाँ पर पता किया था और इन्होंने देखा कि इस स्टेज में जो है पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, ये इस सब्सटेंस को सेक्रेट कर रहा है। इसके बाद देखा जाए तो 1938 में याबुता एंड सुमुकी, इनका नाम भी देखिए काफी बार लिया जाता है जब भी जिब्रेलिन की बात आती है। तो क्यों लिया जाता है, देखिए इन्होंने पहले जो है प्योर क्रिस्टलाइन ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस को जो है आइसोलेट किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन ए, यानी कि जीए जो है इसका नाम रखा गया। इसीलिए अभी के टाइम पे जो हम जिब्रेलिन का नाम सुनते हैं वो GA3 सुनते हैं। उसके बारे में भी कंप्लीटली यहाँ पर जानेंगे कि क्या है GA3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए प्योर क्रिस्टलाइन ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, जो सबसे पहले यहां पर आइसोलेट किया गया वो किया गया था याबुता एंड सुमुकी के द्वारा, और उसको उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन ए यानी कि जीए। इसके बाद बहुत सारी लेटर डिस्कवरीज होती गई, बाद में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई जिसमें जापानीज साइंटिस्ट काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। उन्होंने पाया कि जो जिब्रेलिन ए है वो एक्चुअली मिक्सचर है, यानी कि वो अकेला अपने आप में एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। जो जीए है उसमें अलग अलग तरह के जो है यूनिट्स हैं, जैसे कि उसमें GA1 है, एक यूनिट को नाम दिया, एक को GA2 दिया, एक को GA3 दिया। इन्होंने पाया कि GA1, GA2 और GA3 मिलकर के जो है जिब्रेलिन ए बना रहे हैं। जिब्रेलिन ए कोई अकेला सिंगल कंपाउंड नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 1957 में देखा जाए तो तकाहाशी के द्वारा जो है GA4 को आइसोलेट किया गया, बट ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे जिब्रेलिन GA3 मेजर हमारे पास रहता है। ठीक है, 1958 की बात करें मैकमिलन एंड सुथर के द्वारा जो है यहाँ पर सबसे पहली बार GA1 हायर प्लांट्स से आइसोलेट किया गया, बड़े पौधों से आइसोलेट किया गया। इसके बाद 1961 में क्रॉस एट ऑल, क्रॉस और इनके जो साथी थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर आइसोलेट किया गया जिब्रेलिन को फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी से। और एक नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ जिब्रेलिन कंपाउंड जो है पाए गए, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस नहीं जो ग्रोथ प्रमोट कर रहा हो, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस पाए गए जिसको इन्होंने नाम दिया जीए, GA1, GA2, GA3, GA4, GA7, GA9। यानी कि इतने जिब्रेलिन के अलग अलग डेरिवेटिव्स यहाँ पर देखने को मिले कि सिर्फ एक अकेला ये सब्सटेंस नहीं है, इस सब्सटेंस में भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर रही हैं। फिर इसके बाद 1961 में ही देखा जाए यहाँ पर तो मैकमिलन और इनके साथियों के द्वारा यहाँ पर GA5 को, GA6 को, GA8 को बीन के सीड से आइसोलेट किया गया। इसके बाद 1963 में देखा जाए तो मुलहोलैंड के द्वारा GA10 और GA13 को डिस्कवर किया गया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ जिब्रेलिन ये भी थे। इसके बाद 1968 में मैकमिलन और तकाहाशी के द्वारा देखा जाए तो इन्होंने नंबरिंग सिस्टम जो है यहाँ पर दिया, प्रॉपर नंबरिंग सिस्टम जो है यहाँ पर मेंशन किया, GA1, GA2, GA3, ये जो नंबरिंग सिस्टम है ये इनके द्वारा दिया गया था। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड जो है अलग अलग इनको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया था। फिर जब ये नंबरिंग सिस्टम है उसके बाद जो है इनको ये पर्टिकुलर नाम यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, तो इन्होंने ये नंबरिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबरिंग सिस्टम किसने डिनोट किया था, तो मैकमिलन और तकाहाशी के द्वारा ये GA1, GA2, GA3 वाला ये जो 1 2 3 नंबरिंग है ये दी गई थी इनके द्वारा, क्योंकि जिब्रेलिन के ही बहुत सारे अलग अलग इन्होंने जो है डेरिवेटिव पाए वहां पर। ठीक है, ताकि किसी तरह से जिब्रेलिन में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद अगर प्रेजेंट स्टेटस हम देखें अभी के समय में हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 125 से भी ज्यादा के जिब्रेलिन जो है अभी तक डिस्कवर किए गए हैं अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। बट अगर हम देखें यहाँ पर जो बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जिब्रेलिन रहता है जो हम अक्सर जिब्रेलिन के लिए यूज करते हैं वो है GA3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायोलॉजिकल अवेलेबल जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिब्रेलिन भी हम इसे कहते हैं, GA3 भी हम इसे कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिब्रेलिन की फॉर्म है वो है GA3। ठीक है, तो इसीलिए हम सिंपली जो है जिब्रेलिन के लिए भी GA3 का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस की, यानी कि कैसे जो है ये बनता है। तो देखिए प्राइमरी जो प्रिकर्सर है इसका जैसे हमने बात की थी ऑक्सिन में, तो ऑक्सिन में कौन था, ट्रिप्टोफैन था। वैसे सिमिलरली यहाँ पर देखा जाए तो जिब्रेलिन के केस में एसीटेट जो है एक प्राइमरी प्रिकर्सर के तौर पे यहाँ पर काम करता है। एसीटेट यहाँ पर रिएक्शंस के थ्रू देखा जाए ये एक कंप्लीट साइकिल से होकर के गुजरता है और फाइनली जो है जिब्रेलिन तैयार करता है, जिसमें एसीटेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में पहले कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर मेवालोनिक एसिड में, फिर जो है मेवालोनेट फॉस्फो अगर देखा जाए तो पायरोफॉस्फेट में, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट में, इसके अलावा देखा जाए तो जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में, इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर तो जेरेनाइल रेनाइलिन पायरोफॉस्फेट,
और साथ ही साथ एक और जिसे हम इंटरमीडिएट प्रिकर्सर के नाम से भी जानते हैं, कॉरीन। ये ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण रहता है, बाकी और को उतना ज़्यादा मेमोराइज करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपने यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे इंटरमीडिएट प्रिकर्सर भी कहा जाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रिकर्सर, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रिकर्सर जो है ये कहलाता है जिब्रेलिन का। यानी कि एक मेजर प्रिकर्सर तो कौन सा हो गया आपका, एसीटेट हो गया। इसके अलावा इंटरमीडिएट प्रिकर्सर जो है यहाँ पर कौन सा कहलाता है, कॉरीन कहलाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम फोकस्ड तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है। तो कॉरीन आपने ध्यान देना, इसको इंटरमीडिएट प्रिकर्सर जो है जिब्रेलिन का कहा जाता है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है जिब्रेलिन के क्या क्या होते हैं, यानी कि किस काम में जो है जिब्रेलिन पौधों में आता है। तो एक तो हो गया इसका सीड जर्मिनेशन, जैसे हमने अलग भी क्लासेस की है, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी रिलेटेड सिलेबस की क्लासेस हमने की हुई है, उसमें भी हमने इसके बारे में बात की है कि सीड में देखा जाए तो जर्मिनेशन को प्रमोट करने का जो काम करते हैं वो कौन है, वो देखा जाए तो वो जिब्रेलिन है। मेजरली जर्मिनेशन को प्रमोट करने का इसका काम है। और वहीं पर जो सुप्त अवस्था बीजों में पाई जाती है, डोरमेंसी जो बीजों में पाई जाती है, डोरमेंसी को ब्रेक भी जो है किया जा सकता है जिब्रेलिन के इस्तेमाल से। तो सीड जर्मिनेशन यानी कि डोरमेंसी को ब्रेक करके बीज को अंकुरण की ओर ले जाना किसका काम है, यहाँ पर जिब्रेलिन का काम है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें, जर्मिनेशन को यहाँ पर प्रमोट करना जो लाइट सेंसिटिव सीड है, बहुत सारे ऐसे सीड हैं जो लाइट सेंसिटिव सीड रहते हैं, यानी कि उनको जरूरत रहती है, या तो लाइट की जरूरत होती है या लाइट की जरूरत नहीं रहती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सीड हमारे पास रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो जैसे लेट्यूस का सीड हो गया, तो ये डार्कनेस में कभी भी जर्मिनेट नहीं होता, इसके लिए लाइट की ड्यूरेशन की जरूरत जरूर होती है, यानी कि लाइट होनी चाहिए तभी जो है लेट्यूस के सीड जर्मिनेट करेंगे। तो इसलिए अगर हम बात करें तो ऐसे सीड्स में भी जो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ लाइट की ही प्रेजेंस में जो है जर्मिनेट हो सकते थे, उनको अगर हम GA3 ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो जो है इवन अंडर डार्कनेस भी क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए लाइट रिक्वायरमेंट को ये सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी कि जिन बीजों की लाइट की रिक्वायरमेंट है, लेट्यूस है, टोबैको है भाई, ये ऐसे बीज हैं जो बिना लाइट के नहीं उगते, बट अगर हमने इनको जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट दे दिया तो ये बिना लाइट के भी उग जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहता है। अर्ली सीड जर्मिनेशन को भी स्टिमुलेट करता है, यानी कि अगर सीड जो है इमेच्योर स्टेज में है, प्रॉपर वे में जो है एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हुआ, उस समय भी अगर हम जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा और अर्ली जर्मिनेशन में जो है हेल्प करेगा। इसके बाद यहां पर देखा जाए, देखिए सीड बड डोरमेंसी, एक तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना, दूसरा होता है बड डोरमेंसी को ब्रेक करना, ठीक है। यानी कि बर्ड्स इन टेम्परेट प्लांट्स, बहुत सारे टेम्परेट प्लांट जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल में भी बड डोरमेंसी पाई जाती है, यानी कि काफी समय तक जो है देखा जाए तो उनमें जो है बर्ड किस स्टेज में रहते हैं, डोरमेंट स्टेज में वहां पर रहते हैं, कली का विभाजन नहीं हो पाता, कली का खंडन नहीं हो पाता, या देखा जाए तो बर्ड एमर्जेंस प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, ठीक है। तो टेम्परेट प्लांट में ये देखा जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पर जो है जिब्रेलिन एक तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स के रूप में भी छिड़काव कर सकते हैं और नेचुरली प्लांट भी इसको सिंथेसाइज करेगा। पोटैटो ट्यूबर्स में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, जैसे में हमने प्रीवियस क्लास में एक रिटार्डेंट की भी बात की थी कि ग्रोथ रिटार्डेंट नामक भी कुछ सब्सटेंसेस पौधा प्रोड्यूस करता है या सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। तो अब देखिए ग्रोथ रिटार्डेंट जैसे हमने बात की थी MH मैलिक हाइड्रेजाइड। अब ये जो मैलिक हाइड्रेजाइड है, अगर इसका छिड़काव हम पोटैटो पे कर देते हैं या अनियन पे कर देते हैं, ठीक है, अनियन और पोटैटो में, अब कब किया जाएगा इसका छिड़काव, तो देखिए जब भी अनियन और पोटैटो यानी कि प्याज और आलू की जब हम हार्वेस्टिंग करने वाले होते हैं, तो हार्वेस्टिंग करने से 10 दिन पहले इसका छिड़काव किया जाएगा, मैलिक हाइड्रेजाइड की स्प्रे की जाएगी। अब इसकी स्प्रे करने से जो है यहाँ पर जब इनको हार्वेस्ट करेंगे हम 10 दिन बाद, स्टोरेज में इनको रखेंगे तो स्टोरेज में स्प्राउटिंग नहीं आएगी इसमें, ठीक है, इसमें जो है एक तरह से स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। इसमें से देखा जाए तो ये जो पोटैटो है उनमें से नई जो बर्ड्स हैं वो नहीं फट पाएंगे, वो नहीं निकल पाएंगे। तो वो किसके कारण हुआ, इस रिटार्डेंट के कारण हुआ, MH के कारण हुआ। और अगर हम अब चाहें कि वो जो है जर्मिनेट होना चाहिए, बर्ड्स निकलने चाहिए, तो उसी पे वापस से जिब्रेलिन की छिड़काव किया जा सकता है, जिब्रेलिन से उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये MH को सप्रेस करके जिब्रेलिन जो है उसकी स्प्राउटिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। स्प्राउटिंग आफ्टर हार्वेस्ट ये क्या करेगा, प्रमोट करता है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर MH का यूज स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं। क्लियर है। आगे बात की जाए, देखिए रूट ग्रोथ को प्रमोट करने का भी इसका काम है, ठीक है। देखा जाए तो इसका काफी कम इफेक्ट है, बट स्लाइट इफेक्ट जो है ये रूट डेवलपमेंट पे देता है। तो मेजर जो होता है रूट डेवलपमेंट के लिए वो कौन सा है, वो ऑक्सिन है, ठीक है। जिब्रेलिन का एक स्लाइट इंपैक्ट होता है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट रहता है कि रूट के डेवलपमेंट में ये मदद करता है, बाकी ऑक्सिन जो है मेजर है यहाँ पर। हायर कंसेंट्रेशन जो है यहाँ पर रूट एलोंगेशन को कम कर देगी। ध्यान देना, अगर रूट वाले पोर्शन में
जिब्रेलिन की ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो है रूट की डेवलपमेंट होना बंद हो जाती है, धीरे हो जाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो रूट इनिशिएशन स्टेम कटिंग में भी ये रोक देता है, इनिबिट करता है। जैसे हमने बात की थी कि जो IBA है इसको हम यूज करेंगे, IBA एक टाइप का ऑक्सिन है, इसको हम जो कटिंग है, कटिंग की रूटिंग के लिए जो है प्रमोट करते हैं, कटिंग की रूटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि ये कटिंग में रूटिंग लाने में मदद करता है। जो कटिंग वाली हमारे पास स्टेम होती है उसमें जड़ें लाने में मदद करता है। बट अगर जिब्रेलिन की कंसंट्रेशन उस समय ज्यादा हो तो तब जाकर के ऑक्सिन वहां पर प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जिब्रेलिन की ज्यादा कंसंट्रेशन होना जो है रूट फॉर्मेशन को भी इनिबिट कर देता है कटिंग्स के अंतर्गत। इसके बाद देखिए इंटरनोड एलोंगेशन में जो है ये मदद करता है, यानी कि इंटरनोड, जैसे कि अगर हम यहाँ पर शुगर केन का एग्जांपल ले लें तो इस तरह का शुगर केन रहता है और उसमें जो है ये पोर्शन रहते हैं, ये वाले पोर्शन, ठीक है, ये नोड वाले पोर्शन जो है ये कहलाते हैं, ये नोड कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ये नोड कहलाता है। ये जो पोर्शन देखते हैं, ये जो गांठ हम यहाँ पर देखते हैं जहां से बड एमर्ज होता है, ठीक है, जहां से बड निकलता है, ये नोड पोर्शन कहलाता है। अब नोड के बीच का, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की ये जो दूरी होती है इसको क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है, ठीक है, ये कहलाता है इंटरनोड। अब इंटरनोड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो शुगर केन और जो गन्ना है उसकी लंबाई उतनी ज्यादा होगी। और सिमिलर जो ग्रास फैमिली के हमारे पास पौधे होते हैं उनमें ज्यादातर, जैसे कि व्हीट, राइस, ठीक है, और मेज हो गया, गन्ना हो गया, तो ये जो पोएसी फैमिली के, ग्रास फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली के घास कुल जिसे हम कहते हैं, इसके जितने भी पौधे हैं उसमें ये नोड, इंटरनोड पाए जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर हाइट के लिए, प्रॉपर एलोंगेशन के लिए इंटरनोड का साइज बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो वो किसके कारण होता है यहाँ पर, वो होता है जिब्रेलिन के कारण। यही वो रीजन था कि राइस की सीडलिंग में एक तरह से जो इंक्रीज हो गई थी इंटरनोड लेंथ, जिसके कारण उसकी हाइट जो है नॉर्मल प्लांट से ज्यादा हो गई थी। तो ये इंटरनोड एलोंगेशन में मदद करता है। साथ ही साथ देखा जाए स्टेम एंड इंटरनोड एलोंगेशन, इसके अलावा जेनेटिक ड्वार्फिज्म को ओवरकम करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी कि ऐसे पौधे जो जेनेटिकली जो है शॉर्ट हैं, ऐसी वैरायटी जो जेनेटिकली जो है हाइट में कम है, अगर उनमें जिब्रेलिन की एप्लीकेशन की जाए तो उनकी हाइट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म, जो जेनेटिक तरीके से अनुवांशिक तौर पे जो बौनापन है पौधे में, उसको भी दूर कर सकता है। साथ ही देखा जाए तो इसलिए इसको जो है ड्वार्फ पी, जो मटर छोटे हाइट के रहते हैं उसमें इस्तेमाल में लाया जाता है, ड्वार्फ मेज में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि उनकी लेंथ जो है इंक्रीज हो सके। इसके अलावा देखा जाए तो बोल्टिंग और फ्लावरिंग में भी इसका रोल रहता है। बोल्टिंग क्या होती है, जो रोसेट प्लांट, जैसे यहाँ पर दिया गया है रोसेट प्लांट, रोसेट प्लांट कौन से होते हैं, जैसे देखिए लेट्यूस है हमारे पास, तो एक रोसेट प्लांट है, यानी कि जिसमें जो है तल में ही हमें बहुत सारी पत्तियां गुच्छेदार स्थिति में देखने को मिलती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रोसेट प्लांट। जैसे गोभी हो गया, ठीक है, बंद गोभी, फूल गोभी, तो वो जो गोभियां होती हैं सारी की सारी वो भी रोसेट प्लांट के अंतर्गत आती है। लेट्यूस हो गया रोसेट प्लांट के अंतर्गत आता है, स्पिनच हो गया रोसेट प्लांट के अंतर्गत आता है, ठीक है, पालक वगैरह, क्योंकि उनमें देखा जाए तो इस तरह से एक ही जगह से बहुत सारी हमें लीफ देखने को मिलती है स्टार्टिंग स्टेज में जब हम उसका यूज कर रहे होते हैं। अगर हम उसको रहने दें एक और सीजन तो यहाँ से एक फ्लावर स्टॉक निकलेगा उसके बीच में से, इधर से, ठीक है, एक फ्लावर स्टॉक जो है निकलेगा और इसी में ऊपर एक फूल आ जाएगा, फिर इसी फ्लावर स्टॉक में क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। तो ये फ्लावर स्टॉक यानी कि एक डंठल होता है जिसमें बाद में फूल आता है, बट हम इनिशियल स्टेजेस में ही इसको जो है कंजप्शन के लिए यूज कर लेते हैं। बट अगर आप कभी सीड प्रोडक्शन के लिए उसी पालक को, गोभियों को रहने दे फील्ड में, तो उसके बीच में से जो है एक ऐसा डंठल निकलेगा, उसी डंठल में जो है टॉप में फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पर उसमें फूल आएंगे, ठीक है, डंठल में जो है यहाँ पर फूल आएंगे और उसी फूल के अंदर जो है बीज आएंगे। नहीं तो अभी तक तो आपने नहीं देखा होगा जनरली कि गोभी के बीज आपने खेतों में लगे हुए देखे होंगे, या इसके अलावा आपने जो है ये दूसरे जैसे पालक के बीज जो है खेतों में लगे हुए देखे होंगे, क्योंकि लोग इनको यूज ही इनिशियल स्टेज में, वेजिटेटिव स्टेज में ही हार्वेस्ट हम इनको कर देते हैं। वैसे ही सिमिलरली देखिए रोसेट में आपका जो रहते हैं अदर वेजिटेबल, जैसे कि रेडिश हो गया, ठीक है, रेडिश हो गया यानी कि मूली, और इसके अलावा कैरेट हो गया, तो इसमें भी रोसेट लीफ फॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग में। ये जो कैरेट या मूली होती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, तो इसमें भी रोसेट टाइप लीफ जो है यहाँ पर तैयार होती हैं। बट अगर हम इसको रहने दे खेत में, अगर इसको ना निकालें इस स्टेज में, तो इससे भी एक ऐसा ही फ्लावर स्टॉक निकलता है, ठीक है, और उसमें ऊपर फूल आता है और फूल में फिर बीज आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है फ्लावर स्टॉक निकलने की, एक डंठल निकलने की जिसमें ऊपर बाद में फूल आएगा, उसी डंठल निकलने की प्रोसेस को हम बोल्टिंग कहते हैं। क्या कहलाती है, बोल्टिंग, और इस डंठल को बोल्ट कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान देना है। अब इस बोल्टिंग के निकलने में भी कौन मदद करता है, जिब्रेलिन यहाँ पर मदद करता है। बोल्टिंग यानी कि अगर देखा जाए रैपिड एलोंगेशन ऑफ स्टेम बिफोर फ्लावरिंग,
जो ये रैपिड तरीके से तेजी से ये जो स्टेम निकलता है जिसके ऊपर फिर बाद में फूल आएगा, वो क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाती है और उस बोल्टिंग होने में जिब्रेलिन का रोल रहता है। फ्लावरिंग इन मैनी लॉन्ग डे प्लांट, बहुत सारे लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पर जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है और जिब्रेलिन जो है एक तरह से नेचुरली फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। यानी कि कैन इंड्यूस फ्लावरिंग इवन अंडर नॉन इंडक्टिव शॉर्ट डे कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन में जो है एक तरह से जिब्रेलिन या फ्लावरिंग जिस कंडीशन में नहीं आ सकती पौधे में, अगर उस परिस्थिति में भी जो है जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाए तो कंडीशंस को दूर करके वो जो है उसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो ये जिब्रेलिन के इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने में भी इसका रोल है। मेजरली हमने बात की थी कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो जिब्रेलिन है ये भी जो है पार्थेनोकार्पी यानी कि बीज रहित फ्रूट्स बनाने में जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट में, सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट में इस्तेमाल में इसको लाया जा सकता है। मोर इफेक्टिव देन ऑक्सिन इन मेनी फ्रूट क्रॉप, ठीक है। कुछ फ्रूट क्रॉप में ये देखा जाए तो ऑक्सिन से ज्यादा असरदार होता है सीडलेसनेस लाने के लिए, बिना बीज के फल डेवलप करने के लिए। जैसे कि सीडलेस ग्रेप्स में हम ऑक्सिन को नहीं जिब्रेलिन को इस्तेमाल में लाते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। सीडलेस जो टोमेटो है, टमाटर बिना बीज वाले टमाटर, उसमें हम जिब्रेलिन को इस्तेमाल में लाते हैं ना कि ऑक्सिन को, क्योंकि वो उसमें ज्यादा असरदार है सीडलेसनेस इंड्यूस करने में। इसके बाद अल्फा अमाइलेज सिंथेसिस, ये एक एंजाइम रहता है जो स्टार्च कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करता है जर्मिनेशन के ड्यूरिंग। तो अल्फा अमाइलेज एक मेजर एंजाइम के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अमाइलेज की जो सिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है? जो बीज होता है हमारा, ठीक है, बीज है, ये मक्के का बीज है, इसमें एल्यूरोन लेयर एक पाई जाती है। एल्यूरोन लेयर हमने देखा जहां पर एंजाइम पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एम्ब्रियो वाला पोर्शन होता है। तो ये जो एल्यूरोन लेयर है भाई, ठीक है, कौन सी? ये वाली लेयर, एल्यूरोन जो लेयर है, इसमें पाया जाता है अल्फा अमाइलेज, और ये एंजाइमेटिक ही लेयर है, इसमें डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस वाले एंजाइम जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही सीड इम्बाइब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसमें एक्टिवेशन में जो रोल है वो किसका रहता है? वो एक्टिवेशन में रोल और इसकी सिंथेसिस को प्रमोट करने में भी जिब्रेलिन का रोल रहता है। जिब्रेलिन पाया जाता है यहाँ पर एम्ब्रियो में, ठीक है, GA3 मेजरली कौन सा? GA3 पाया जाता है। GA3 के पास जैसे ही वाटर पहुंचता है तो वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो सिग्नल भेजता है किसके लिए? यहाँ पर एल्यूरोन लेयर के लिए, और सिंथेसिस को प्रमोट करता है किसकी? यहाँ पर ये जो अल्फा अमाइलेज है। अल्फा अमाइलेज बढ़ेगा तो ये और अच्छे तरीके से फूड को ब्रेक डाउन करेगा, जो फूड सीड के एंडोस्पर्म में पाया जा रहा है उसको ब्रेक डाउन करेगा और एम्ब्रियो के लिए उस फूड को अवेलेबल कराएगा। यानी कि स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए जो स्टार्च फिर टूट करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, और शुगर ही जो है मेजर कंपोनेंट यहाँ पर रहता है सीड की जर्मिनेशन के टाइम पे, जो फूड के तौर पे एम्ब्रियो द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो इसलिए आपने ध्यान देना यहाँ पर, शुगर प्रोवाइड एनर्जी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन कि जर्मिनेशन के टाइम पे मेजर फूड कंपोनेंट जो है कौन सा रहता है एम्ब्रियो के लिए, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, उसके रेडिकल प्रोट्रोजन में, या अगर हम यहाँ पर बात करें रेडिकल और प्यूम्यूल के निकलने में मदद करता है, तो यहाँ पर शुगर सीधा सा जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन देखिए डिफरेंट प्लांट पार्ट में यहाँ पर पाया जाता है। ये शूट्स में, रूट्स में, पत्तियों में, फूलों में, फूल की जो पंखुड़ियां रहती है यानी कि पेटल्स में, एंथर्स तक में पाया जाता है, सीड तक में पाया जाता है। हाइयर कंसेंट्रेशन अगर देखा जाए तो वो कहां पर है? वो इमेच्योर सीड्स में इसकी हाइयर कंसेंट्रेशन यहाँ पर पाई जाती है पौधे के अंदर। फॉर्म की बात की जाए तो जैसे ऑक्सिन में हमारे पास फ्री ऑक्सिन और बाउंड ऑक्सिन थे, सिमिलरली यहाँ पर भी जिब्रेलिन में भी फ्री जिब्रेलिन और बाउंड जिब्रेलिन पाए जाते हैं। फ्री जिब्रेलिन यानी कि जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होंगे, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जो है कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाए होंगे, और बाउंड जिब्रेलिन ऐसी जिब्रेलिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लाइकोसाइड्स यानी कि ग्लूकोज के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो है क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं और अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बाउंड जिब्रेलिन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कंप्लीटली आज की क्लास की मदद से हमने यहाँ पर बात की जिब्रेलिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। तो कंप्लीट जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता है, सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर बात कर ली सिर्फ एक ही क्लास के माध्यम से। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं जहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अक्सर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं साइंटिस्ट रिलेटेड या इसके फंक्शन रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ रोल रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम में। ASR भी हो गया, ICAR हो गया, इसके अलावा जो अदर स्टेट एग्रीकल्चरल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अक्सर जो है यहाँ पर क्वेश्चन इन हार्मोन से संबंधित पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो इसलिए 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो इन 2 क्लासेस की मदद से देखिए हमने पहले ऑक्सिन के बारे में बात की और सेकंड क्लास के माध्यम से हमने यहाँ पर जो है जिबरेलिन के बारे में बात की और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर साइटोकाइनिन जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।